नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में वनस्पति और उत्तर प्रदेश के वन्यजीव, वनस्पतियों का डिस्कशन हम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में वन्यजीवों की क्या स्थिति है, इसको हमको डिस्कस करना है। वन्यजीवों पर ये क्लास होगी। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ पे वन्यजीव पाए जाते हैं। अगर वनस्पतियाँ ही नहीं होंगी तो वन्यजीव कहाँ से पाए जाएंगे। और वन्यजीवों को संरक्षित करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका इसमें होता है इन सिटू और दूसरा होता है एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है कि जहां पर वो पाए जा रहे हैं वहीं पर संरक्षण, जहां हैं वहीं संरक्षण। और एक्स सिटू का मतलब होता है अलग ले जाकर बाहर संरक्षण करना। जैसे जू बनाया जाता है, जैसे तो जू किसका उदाहरण है, ये एक्स सिटू संरक्षण का है। प्राणी उद्यान जो होते हैं वो, ठीक है। बाकी जैसे नेशनल पार्क हैं, जहाँ पर वो पाए जा रहे हैं वहीं पर उनको संरक्षित कर दिया गया। आरक्षित क्षेत्र कुछ हैं, वन्यजीव जो विहार होते हैं। तो प्रदेश में इसी तरीके से संरक्षण का कार्य दोनों तरीके से किया जाता है। जैव विविधता संरक्षण को बनाए रखना, उसमें वनस्पतियाँ भी ज़रूरी हैं, उसमें जीव जंतु भी ज़रूरी हैं, तभी जैव विविधता का संरक्षण हो पाएगा। 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन, इसकी स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले। और उत्तर प्रदेश में जो संपूर्ण वन क्षेत्र है उसका लगभग 1/3 भाग जितना है, उसका 1/3 भाग वन्यजीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में आता है। पूरा नहीं आता है, 1/3 ही आता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो ये एक्स सिटू और इन सिटू जो ये संरक्षण की विधियां हैं, इसके अंतर्गत प्रदेश में 3 आपके राज्य प्राणी उद्यान हैं। 3 राज्य प्राणी उद्यान है। आपका एक जो है वो राष्ट्रीय पार्क है, एक राष्ट्रीय पार्क है हमारे यहाँ, राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, नेशनल पार्क, इसको आप उद्यान भी कर लीजिए, नेशनल पार्क कहिए या राष्ट्रीय उद्यान कहिए, एक है। आरक्षित संरक्षण क्षेत्र भी हैं, वन्यजीव विहार भी हैं, 26 वन्यजीव विहार हैं। अगर आपसे वन्यजीवों के संरक्षण के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है तो इनके बारे में आप अगर लिखते हैं कि ऐसे ऐसे संरक्षण हमारे यहाँ किया जाता है तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। भाई अगर प्रदेश में पूछ लिया जाए आपसे एक सामान्य सा प्रश्न कि वन्यजीव एवं उनके संरक्षण के लिए प्रदेश में क्या कदम उठाए गए हैं, तो आप क्या लिखेंगे? इन्हीं के बारे में लिखेंगे। वन क्षेत्रों में जो आपको वन्यजीव देखने को मिलते हैं वैसा परिवेश हम चिड़ियाघर में दे नहीं पाते हैं। लेकिन जो चिड़ियाघर है, जिसको आप राज्य प्राणी उद्यान, जिसको आप चिड़ियाघर के नाम से, जू के नाम से सामान्यतः कह देते हैं, इतना तो होता ही है, कम से कम वो संरक्षित रहते हैं। कई बार इसका पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध भी किया जाता है कि चिड़ियाघर में जानवरों को रखना मतलब उनको बंद करके रखना, जेल में बंद कर देना जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ मात्रा में तो संरक्षण उनका हो ही रहा है। जो 3 हमारे यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं, सॉरी राज्य प्राणी उद्यान है, राष्ट्रीय नहीं, राज्य प्राणी उद्यान है, कौन कौन से हैं?
3 राज्य प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान, तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें शहर नोट करिए, एक इसमें है कानपुर में, एक इसमें है लखनऊ में, और एक इसमें है गोरखपुर में। कानपुर वाला सबसे बड़ा है, कानपुर चिड़ियाघर के, कानपुर जू के नाम से जाना जाता है। लखनऊ वाले का वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन नाम है, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान नाम है, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। गोरखपुर वाले का नाम है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, अभी ये बन रहा है, लगभग कंप्लीट है। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, ये 3 है। यहां पर आपको विभिन्न प्रजातियों के, अब यहां पे देखो सबसे ज़्यादा तो आपको हिरणें मिल जाएंगी, है ना, हिरण आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे आप जाएंगे तो मंकी वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो आप कहेंगे वहाँ और क्या देखें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। शेर भी मिल जाएगा, 1-2 रहेंगे, ज़्यादा संख्या में नहीं रहेंगे, उनकी एक जगह होगी, वहाँ पर वो उनका आवास बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नाइट सफारी पार्क भी हमारे यहाँ, एक आपने अभी लेटेस्ट सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में, ये तो 3 याद रखिएगा। बाकी जो प्रयास हो रहे हैं, एक ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क, एक नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में, एक आप आइए लखनऊ में, तो लखनऊ का जो कुकरैल वन क्षेत्र है, यहां पर एक नाइट सफारी पार्क बनने जा रहा है। भारत का पहला ग्रेटर नोएडा में, ये 120 हेक्टेयर में, विश्व का चौथा, इंडियाज ये फर्स्ट, और वर्ल्ड का ये 4th, ये नाइट सफारी पार्क है। और लखनऊ में भी एक बनने जा रहा है। ये रात में आप जाके जंगली जानवरों को कैसे वो अपने आवास क्षेत्र में रहते हैं उनको देख सकते हैं, है ना। आपने एक सुना होगा राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, इटावा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर लायन सफारी, एलिफेंट सफारी, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, हिरन सफारी, इनकी स्थापना की गई है। हमारे यहाँ एशियाई बब्बर शेरों के प्रजनन की भी व्यवस्था की गई है, एशियाई बब्बर शेर के प्रजनन की भी व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से संरक्षण के साथ साथ में यहाँ एक चीज़ आपको दिखेगी कि पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई संरक्षण और पर्यटन दोनों को जोड़ दीजिए। पर्यटन से हमको पैसे मिलते हैं, यहाँ से आर्थिक लाभ होता है, और ये जो आर्थिक लाभ होता है इसको संरक्षण के क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है। जहाँ पे आप जाएंगे टिकटिंग व्यवस्था होती है, टिकट प्रणाली होती है कि नहीं होती है? कहीं पे आप जाएंगे तो एक मामूली सा आपसे शुल्क लिया जाता है, और उसी से उस स्टाफ का खर्चा, वहाँ पे अन्य बहुत सारे खर्चे होते हैं, पूरा तो नहीं निकल जाएगा लेकिन एक हेल्प उसमें मिल जाती है। और पर्यटन एक बड़ा उद्योग है, तो कभी जब आप लिखें, ऐसे लिख रहे हो या आप आंसर कर रहे हो, यूपी में कर रहे हो या कोई जीएस का अन्य पेपर हो, तो ये ध्यान रखें, सबको मिला के साथ में आप लिखें। एक हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अकेला राष्ट्रीय उद्यान है, प्रदेश का एकमात्र। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है हमारे प्रदेश का, एकमात्र। इसके पहले जिम कॉर्बेट हुआ करता था कि नहीं, लेकिन जब उत्तराखंड हमारे यहाँ से अलग हो गया तो वो चला गया। अभी इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है? लखीमपुर और पीलीभीत, ये 2 जिले हैं जहां पर ये विस्तृत है। इसका जो एरिया है
490 किलोमीटर स्क्वायर है। यहां पर आपको शेर भी देखने को मिल जाएंगे, बाघ, सॉरी शेर नहीं, बाघ, बारहसिंघा, एक सिंग वाले गंडे, हाथी, भालू, है ना, पांडा, अजगर, मगर, सांभर, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी इसमें हैं, कुछ आपको जैसे जनरल प्रजातियां मिल जाएंगी। यहां पे दुधवा पशु विहार भी स्थापित किया गया। 1968 में दुधवा पशु विहार बनाया गया और 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इतनी बातें इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार की। इतना आप लिखेंगे, काम उसमें चल जाएगा। बहुत ज़्यादा मटेरियल लिखने का स्कोप आपके पास नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन छोटे पूछे जाते हैं, समय कम होता है। एक पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके पास छोटे क्वेश्चन को 7 मिनट और बड़े क्वेश्चन जो 200 शब्दों के क्वेश्चन हैं उनको 10 मिनट में लिखने का वक्त होता है। 10 क्वेश्चन आपके हो गए, 10-10 मिनट वाले, तो 100 मिनट ये हो गया। और लगभग 7 मिनट में आप 10 क्वेश्चन लिखेंगे तो 70 मिनट ये हो गया। तो आपका ये पूरा 170-80 मिनट इसमें कवर हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं, ठोस कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार, अब बहुत लोग क्या करेंगे, वन्यजीव विहारों की पूरी सूची याद करेंगे, रटेंगे, लेकिन पूरे वन्यजीव विहार आपसे अपेक्षित नहीं है कि आप पूरा याद करके लिखें। अगर वन्यजीव विहार पूछ रहा है तो उसको भी पता है कि पूरा नहीं लिखा जा सकता, समय ही नहीं है। याद तो मान लीजिए कि आपकी क्षमता है, आप कर लेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में कितने हैं आप पूरे याद कर लेंगे, लेकिन बावजूद इसके आप लिख पाएंगे या नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है, इतना समय है ही नहीं, इतना स्कोप नहीं है। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में वन्यजीव विहारों की जो स्थापना हुई, ये एक महत्वपूर्ण कदम था। 1956 में राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरुआत की गई। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1956 में ये सोचा गया कि ये विचार आया, ये यूपी गवर्नमेंट, और 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना की गई। ये कहाँ है, चंदौली में, चंदौली में इसकी स्थापना की गई। और वो पहला था, वो पहला था। अब वर्तमान समय में आप देखेंगे तो आपको 15 वन्यजीव विहार मिल जाएंगे। केंद्र सरकार के आंकड़े जो उनकी वेबसाइट पे है, यूपी के जो आंकड़े हैं उसमें 11 वन्यजीव विहार, 11 पक्षी अभयारण्य मिल जाएंगे। आंकड़ों में बहुत आपको नहीं फंसना है, आंकड़ों में बहुत नहीं फंसना है, लेकिन 2-3 आपको बता रहा हूं मैं पॉइंट, उसको याद रखिएगा। जैसे एक याद रखिएगा कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरपुर, ये जो है डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा है। दूसरा एक सबसे छोटा याद कर लीजिए, सबसे छोटा, सबसे छोटा आप देखेंगे तो पटना वन्यजीव विहार है, और पटना वन्यजीव विहार पड़ता है एटा में। ये आपका एटा में पड़ता है। 1 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, 1.09 1 वर्ग किलोमीटर। कितना छोटा हुआ, बहुत छोटा। बाकी कुछ और आपको याद हो, जैसे पीलीभीत है, पीलीभीत वन्यजीव विहार, ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार पड़ता है। कतनिया घाट वन्यजीव विहार पड़ता है बहराइच में। रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा चित्रकूट में पड़ता है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। जितना प्रीलिम्स में आपने पढ़ा है उसको इसमें शामिल करते चले जाइए। पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार गोंडा में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। तो कुछ उदाहरण और देखे, उनको मेंशन करते हुए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब देखिए
जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा, जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, पेड़ पौधों की संख्या घटेगी, वनों की संख्या घटेगी, वनों का क्षेत्रफल घटेगा, कई प्रजातियां जो उसमें रह रही हैं वो विलुप्त होंगी। आपको कौवा अब नहीं नज़र आ रहा होगा, कम नज़र आता है अपेक्षाकृत। गिद्ध तो बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। शहरों में तो आप कौवे के दर्शन कई दिन नहीं कर पाएंगे। पहले कौवे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। गिद्धों की जो ये प्रजाति है वो कैसे नष्ट हुई, तो आपको पता चलेगा कि डाइक्लोफिनेक नामक औषधि जानवरों को दी गई और जानवरों का मांस खा के गिद्ध लोग धीरे धीरे विलुप्त हो गए। डीडीटी का उपयोग, बीएचसी का उपयोग, ये कीटनाशक रसायन है। तो डीडीटी और बीएचसी, इनके उपयोग ने, ये है क्या, कीटनाशक, धीरे धीरे इन प्रजातियों को नुकसान पहुंचाया। गिद्ध और कौवे नष्ट होते चले जा रहे हैं। गिद्ध नहीं रह जाएंगे, जब जानवर मरेंगे तो रोड पे सड़ते रहेंगे, कोई खाने वाला ही इसको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सब क्या करते थे, ये सफाई का कार्य करते थे। गिद्ध रहते थे, तुरंत जुटते थे, साफ सुथरा करके खा पी के उसको ख़त्म कर देते थे। इसी के बल पे अपना वो पेट पालते थे और पर्यावरण में सफाई सुथराई हो जाती थी। एक जानवर जब मरता है तो कई बार उस पर आश्रित कई जानवर ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मरने का मतलब यहाँ विलुप्त होने का है कि वो विलुप्त हो गए। और एक दो दशकों के बीच में आप देखते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि एक भी आपको नजर ही नहीं आते हैं। पेड़ पौधे जब ज़्यादा हुआ करते हैं, एक बड़ा पेड़ आप ले लीजिए और उस बड़े पेड़ पे आप देखेंगे असंख्य पक्षी, है ना, छोटे मोटे और जीव जंतु, ये सब अपना घोंसला बना के रहते हैं। एक पेड़ आपने काट दिया, कितने पक्षियों का घर आपने उजाड़ दिया। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे। कच्चे मकान में क्या होता था, कच्चे मकान में गुंजाइश होती थी घोंसला बनाने की। धीरे धीरे मकान पक्के हो गए, कंक्रीट के मकान हो गए। एक तो उसमें गुंजाइश नहीं है, दूसरा वो इतना गर्म रहते हैं कि उसमें घोंसला बना के रहना भी बड़ा मुश्किल है। उसमें घर नहीं बना सकते पशु पक्षी, वो भी भाग गए धीरे धीरे। गौरैया पहले घरों में रहा करती थी, अब गौरैया आपको देखने को नहीं मिलेंगी। गौरैया के संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो ये सब अभियान अब आप चला रहे हैं, लेकिन पहले से अगर सोच लेते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मकान ना बनाएं, आप मकान बनाइए, लेकिन थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखिए। हमारे यहाँ पक्षी विहार जैसे लाख बहोसी है कन्नौज में, सुराहा ताल जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार कहते हैं, बलिया में है। बखीरा है संत कबीर नगर में। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार है प्रतापगढ़ में। सामन पक्षी विहार है मैनपुरी में। सांडी है हरदोई में। ओखला है, ओखला आपका कहाँ पड़ेगा, गौतम बुद्ध नगर में। भाई नोएडा का जो फुल फॉर्म है न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, वही तो है ना, नोएडा। तो इस तरीके से ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वही ओखला पक्षी वन विहार गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। नवाबगंज वाले का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्यजीव विहार रख दिया। इनको मेंशन करते हुए आप लिखिए। होता यह है कि धीरे धीरे इनकी संख्या घटती चली जा रही है। इनकी संख्या बहुत तेजी से घटी है। अब संख्या इसलिए घट रही है क्योंकि इनको पेड़ पौधे भी नहीं मिल रहे, घास फूस के मकान भी नहीं मिल रहे। तो इन वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, इन सब की स्थापना अपरिहार्य हो जाती है, इनको करना अत्यंत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा मेंशन कर दीजिए। चलिए बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? टाइगर रिजर्व यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 4 टाइगर रिजर्व है। पहले ये 3 हुआ करते थे, अभी ये 4 टाइगर रिजर्व है। ये चारों टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? ये 4 टाइगर रिजर्व है। एक नोट करिए, सबसे पहले दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा जो नेशनल पार्क है उसमें टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा टाइगर रिजर्व नोट करिए, कौन सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तीसरा नोट करिए, एक टाइगर रिजर्व जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और अंतिम जो अभी घोषित हुआ है
वह है रानीपुर टाइगर रिजर्व। आपको कुछ नहीं आता, इतना लिख के भी आप काम चला सकते हैं। थोड़ी सी बात हम इसके बारे में और कर लेते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको आच्छादित किया गया था। वैसे जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो शुरू हुआ था 1973 में, 1973 में। 1987 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको आच्छादित किया गया। बाद में इसका एरिया बढ़ाया गया। कतरनिया घाट, किशनपुर वन्यजीव विहार का जो क्षेत्र है उसको भी इसी में शामिल कर लिया गया। तो दुधवा टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो केवल उसमें दुधवा का ही एरिया नहीं है, कतरनिया घाट का भी एरिया है, साथ साथ में किशनपुर वन्यजीव विहार का एरिया है। तो लखीमपुर, बहराइच, ये पूरा एरिया इसके अंतर्गत आ जाता है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है और दुधवा वहाँ पर है लखीमपुर में। तो लखीमपुर का तो एरिया इसमें आता ही है और लखीमपुर के साथ में यहाँ पर मिल गया बहराइच का एरिया, तो ये भी इसमें आता है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पार्ट हुआ करता था। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में आया तो अमनगढ़ उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ गया। बिजनौर में ये अमनगढ़ पड़ता है। तो यहाँ पर इसको जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के तौर पर, जिम कॉर्बेट का बफर क्षेत्र यह है और ये बिजनौर में पड़ता है। बिजनौर पड़ता है आपका यूपी, वहाँ पर इसको डेवलप कर दिया गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को, और इसको घोषित किया गया है 2012 में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट तो है ही है, साथ में इसमें शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट भी है। 2014 में तीसरा टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था। 2014 में इसकी घोषणा हुई थी और ये थर्ड टाइगर रिजर्व था यूपी का। एक तो आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है इसमें और दूसरा इसमें डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट भी इसमें पड़ता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो अभी भारत का 53वां टाइगर रिजर्व और यूपी का 4th टाइगर रिजर्व ये बना है। चित्रकूट जिले में पड़ता है। चित्रकूट में एक स्थान पड़ता है रानीपुर। तो चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। ये लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है, चौथा। और टाइगर को संरक्षित करने के लिए बाघों की जो संख्या निरंतर गिर रही थी, इनकी जनसंख्या के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, अगर आपसे कहा जाए कि सफल प्रोग्राम रहा है तो बाघों की संख्या बढ़ाने में ये सफल वास्तव में रहा है। पूरे भारत में ये चलाया गया, यूपी में यहाँ चलाया गया, यहाँ भी संख्या बढ़ी, पूरे भारत में बढ़ी है। इसके अलावा यूपी में उत्तर प्रदेश का जो शिवालिक वन क्षेत्र है उसको भी टाइगर रिजर्व के तौर पर मान्यता दी जा रही है कि ये भी इम्पोर्टेंट एरिया है। और चलाया कब गया था? 1973 में, मैंने आपको बताया। ठीक इसी तरीके से हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत होती है 1992 में, 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हाथी और उनके आवासों के संरक्षण से संबंधित। उत्तर प्रदेश में तो चलाया ही जाता है, यूपी के साथ में 15 और स्टेट हैं जहां पर इसको चलाया जा रहा है। यूपी प्लस 15 यानी कि यूपी को लेके 16 प्रदेशों में इसको चलाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर और बिजनौर है वहाँ पर उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व नाम से एलिफेंट रिजर्व एक स्थापित किया गया है जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पर? सहारनपुर आपका एक ही आ जाएगा। सहारनपुर के साथ साथ में जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई है। अब अगर यूपी में आपसे पूछा जा रहा है ना, इतना लिख देंगे आप,
एशियाई हाथी संकटग्रस्त है। अब अगर यहाँ पर पाया जा रहा है, उसका संरक्षण किया जा रहा है, तो वो एक बड़ा काम है। उत्तर प्रदेश उसमें योगदान दे रहा है। ठीक इसी तरीके से डाल्फिन, घड़ियाल, बारहसिंघा, ये सब कोई संकटग्रस्त है, कोई घोर संकटग्रस्त है ना। कोई, अब जैसे प्रोजेक्ट डाल्फिन की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डाल्फिन। नोट करिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में, और गंगा का एरिया यूपी में, तो यूपी का योगदान तो इसमें हो ही जाएगा। नदीय डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों को संरक्षित करने का ये कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पाई जाएगी वो नदीय डॉल्फिन पाई जाएगी, जो ऊपरी गंगा नदी है ब्रजघाट से नरौरा तक। तो वो डॉल्फिन के लिए, घड़ियाल के लिए, कछुए, मगर, ऊदबिलाव, मछलियाँ, इन सब के लिए इनकी विविधता वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। माना जाता है कि देश में जितनी डॉल्फिन पाई जाती हैं 3000 के करीब, उसमें से 40% 1200 से 1300 के बीच में उत्तर प्रदेश में मौजूद है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के बेसिन में डॉल्फिन पाई जाती हैं, उनकी सहायक नदियों में पाई जाती हैं। डॉल्फिन को माना जाता है ये अंधी होती हैं। ये क्या होती हैं? अंधी होती हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। अपने शिकार को पकड़ने के लिए डॉल्फिन क्या करती हैं? प्रतिध्वनि का इस्तेमाल करती हैं, और इसी के भरोसे ये शिकार पकड़ती हैं। इसी कारण से इनको एक नाम और दिया जाता है, सूसू कहा जाता है। ये सू की आवाज निकालती हैं, सू, तो सूसू इनको कहा जाता है। कई प्रयास डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किए गए। 1986 में गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए एक कार्यकारिणी गठित की गई, एक योजना बनाई गई। नदी में जो शिकार किया जाता है, नदियों में, नदियों के जल को सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, नदियों में जो परिवहन किया जाता है, उसके दुष्प्रभावों को देखा गया और बताया गया कि उनका संरक्षण भी जरूरी है अन्य गतिविधियों की तरह ही। और इसी महत्व को देखते हुए 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया इसको। किसको? डॉल्फिन को। और जब ये राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हो गया तो इसकी महत्ता और बढ़ गई। तो यूपी का भी इसमें योगदान है। प्रोजेक्ट घड़ियाल, घड़ियाल के संरक्षण के लिए भी कार्यक्रम हमारे यहाँ चले हैं। घड़ियाल जो होता है ये मगरमच्छ के प्रजाति का होता है या नहीं होता है? 3 मगरमच्छ प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं, घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगर। इसी में एक होता है घड़ियाल, एक होता है मगर, और एक होता है आपका खारे पानी का मगर, मगरमच्छ। ये मगरमच्छ की 3 प्रजातियां हैं। हमारे यहाँ घड़ियाल जो है वो पाया जाता है। घड़ियाल मीठे पानी की मगर प्रजाति है, मीठे पानी में पाया जाता है, खारा पानी नहीं। जो चंबल नदी है ना, 75% आबादी चंबल नदी में इसकी पाई जाती है। चंबल नदी में 2 नदियां हमारे यहां इंपॉर्टेंट और हैं। एक नदी और है गिरवा, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी एक नदी और इसमें नोट कर लीजिए, घाघरा। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में गिरवा नदी है, और वहां पर घड़ियाल के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब शामिल हैं। जो राष्ट्रीय चंबल नदी अभयारण्य है, एक जो ये चंबल नदी है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय अभयारण्य बनाया गया है, और इस अभयारण्य में योगदान देते हैं 3 स्टेट, राजस्थान, यूपी और एमपी, क्योंकि इसके मिलन बिंदु पर यह पाया जाता है, राष्ट्रीय चंबल नदी अभयारण्य। और साथ में इधर कतरनिया घाट में गिरवा नदी,
में भी इसकी व्यवस्था की गई है संरक्षण की। लखनऊ का जो कुकरैल है 1975 से ही यहाँ पर संरक्षण और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। संस्थागत प्रजनन के द्वारा घड़ियाल की आबादी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। घड़ियाल विलुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है, इसीलिए इसको बचाने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। एक इसका जिक्र कर दीजिएगा जब संरक्षण की बात उत्तर प्रदेश में आएगी। चलिए अगली बात करते हैं गिद्ध संरक्षण की। पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक, पशुओं ने खाया इसको, पशुओं को खाया गिद्ध ने, और गिद्ध इसके शिकार हो गए, विलुप्ति के कगार पर आ गए, विलुप्ति हो ही गई। विलुप्ति का कारण यही बना। गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में, इसके प्रयास लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र भी खोला गया। संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज जो पड़ता है ना, वहां पर महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन्य जीव शोध संस्थान की तकनीकी मदद से इसकी स्थापना की गई। गोरखपुर में एक तहसील पड़ती है फरेंदा, भैरी वैसी गांव है वहां पे, ठीक है, तो वहां पर यह प्रजनन केंद्र भी डेवलप किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र यहीं पर खोला गया है। और भारत का आपको देखा जाए तो हरियाणा के पिंजौर में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। आपको यह ध्यान रखना है, पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र पूरे भारत में हरियाणा के पिंजौर में स्थापित किया गया था। अब गिद्धों की संख्या अगर कम हो रही है तो वहां पर गिद्धों का एक तो प्रजनन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से वो डाइक्लोफिनेक के प्रभाव में ना आ जाए, उससे मुक्त रहे, ये व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो एक घेरा बनाना पड़ेगा, तो गिद्धों के आवास के लिए एक बड़ा घेरा, और वहाँ पर उनके खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। नेपाल के साथ उत्तराखंड और नेपाल के बीच में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। लगभग 150 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तराई एरिया में आता है। दुधवा और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कतरनिया घाट वन्यजीव विहारण जो है, तो वहाँ पे उस अभ्यारण्य के अंतर्गत एक क्षेत्र भारत और नेपाल, इंडो नेपाल, ये दो देश मदद कर रहे हैं आपस में, भारत और नेपाल ये इसको स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। भारत में पक्षियों के संरक्षण के लिए भी लगातार प्रयास होते ही रहते हैं। हमारे यहाँ पे पक्षियों के लिए वेटलैंड भी पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ पर आते हैं। 1300 पक्षी प्रजातियों में से 500 उत्तर प्रदेश में ही हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी जो निवास करने आते हैं उनकी पाई जाती है। तो प्रवासी पक्षी और वेटलैंड की अगर हम बात करें, माइग्रेट जो बर्ड्स आती हैं उनकी अगर बात करें तो बड़ी संख्या में हमारे यहाँ जो मीठे पानी की झीलें, ऑक्सबो लेक जिनको बोलते हैं, जो हमारे दलदल पाया जाता है, वेटलैंड्स, दलदल मीठे पानी की झीलें, ये प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय स्थल के तौर पर कार्य करते हैं। जो हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी हैं उनके आश्रय स्थल के रूप में ये कार्य करते हैं। ऊपरी गंगा नदी का जो ब्रजघाट से नरौरा का क्षेत्र है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, संबन पक्षी अभ्यारण्य है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नवर है, पार्वती अरंगा है। इस तरीके से हमारे यहाँ अभी 10 क्षेत्र ऐसे पाए जा रहे हैं। रामसर स्थल जिनको घोषित किया गया है, रामसर स्थल
रामसल जो साइट्स हैं वो कितनी हैं यूपी में? 10। अपडेट होंगी तो आगे बढ़ा लीजिएगा। इंडिया में, पूरे भारत में 75 अपडेट होंगी, आगे बढ़ाइएगा। ये सब अपडेशन वाली चीज़ें हैं, है ना। अभी संत कबीर नगर स्थित जो बखीरा पक्षी अभयारण्य है उसको रामसर स्थल घोषित किया गया और यहाँ पे संख्या 10 हो गई। इनके 10 के नाम आपको पता होने चाहिए, लिख भले ना पाए लेकिन पता होने चाहिए। रामसर की जो कहानी है, 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक स्थान पड़ता है, शहर है रामसर। वहाँ पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, तो उसी के नाम पर इसको क्या किया गया, नाम दे दिया गया। और 2 फरवरी को आर्द्र दिवस भी मनाया जाता है ना, विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके इनका समन्वय करती है। पर्यावरण से संबंधित जो भी कार्य हैं दोनों सरकार करती है। राज्य सरकार के द्वारा हमारे यहाँ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी का निर्माण किया गया है, जिसमें वेटलैंड की पहचान और राज्य के लिए जो वेटलैंड है, वेटलैंड का एटलस तैयार करने का काम उसको सौंपा गया है। तो ये छुटपुट काम रहे, जो वेटलैंड है, गिद्ध संरक्षण है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट है, ये आप जिक्र करते हुए चले जाएंगे अपने आंसर में, जो प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक बचता है हमारी जो वन नीति है। जो हमारी वन नीति है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमको जानना चाहिए। डायरेक्टली आपसे पूछी भी जा सकती है, और अगर डायरेक्टली आपसे ना पूछी भी जाए तो आप अपने आंसर में जहाँ पे सुझाव देना है, तो जो नीति में बात की जाती है उसको सुझाव के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वन नीति की। उत्तर प्रदेश की वन नीति 2017 हेडिंग डाल लीजिए और इसको बिल्कुल याद रख कर लीजिएगा। यूपी फॉरेस्ट पॉलिसी वन नीति 2017। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिए। अच्छा, वन नीति क्यों बनाई जाती है? लक्ष्य क्या है? वनों का एरिया बढ़ाना। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि वन का एरिया बढ़ाने के लिए ही की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाना जो टारगेट है, 1/3 भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत होनी चाहिए। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति के दिशा निर्देश जो जारी हुए थे भारत स्तर पर, 1988 की जो राष्ट्रीय दस्तावेज है वन नीति से संबंधित दिशा निर्देश जो हैं, 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के दिशा निर्देशों पर यह आधारित है। अब इसी के आधार पर जो इसमें बात की गई है, कोशिश इसकी क्या रहेगी कि 1/3 जो हमारा लैंड है उस पर वन भूमि आ जाए। तो पहला पॉइंट यही लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, 1/3 भूमि को, जो राज्य का एरिया है, आप लिखिए ऐसे, राज्य की 1/3 भूमि को वन क्षेत्र के रूप में विकसित करना या लाना। पहला तो यही उद्देश्य होगा और पहली शर्त यही हो जाएगी। प्रयास किया जाएगा जो ऊसर, परती, बीहड़, खादर भूमि ये पड़ी हुई है, उसको, जो गैर वन क्षेत्र भूमि है, उसको क्या किया जाए? वृक्षीकृत कर दिया जाए, वृक्षीकरण कर दिया जाए उसका। दूसरा है जो वन है, वनों का संरक्षण जो है उनका किया जाए। तो वनों का संरक्षण अगर वैज्ञानिक और तकनीकी की मदद से किया जाए तो ये आसान होगा कि नहीं होगा? अच्छे से इसका प्रबंधन हो पाएगा, जो क्षेत्र हैं वो घटेंगे नहीं और बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेशों में से है, तो कृषि वानिकी की भी मदद ली जा सकती है। कृषि के साथ साथ वनों का लगाया जाना, जिससे हरित क्षेत्र का विकास हो
और इससे दो चीजें होंगी, एक तो हरित क्षेत्र का विकास होगा और हरित क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ में किसानों की आय भी बढ़ेगी। चौथा, सामुदायिक वानिकी के माध्यम से हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी। सामुदायिक वानिकी भी यही दोनों काम करेगी, हरित क्षेत्र में वृद्धि भी करेगी और लोगों की आय का साधन भी बनेगी, तो इसमें वृद्धि की जाए। नदियों के किनारे वृक्षारोपण कर दिया जाए। खाली जगह पड़ी रहती है, वहां पे जल की कोई दिक्कत भी नहीं है, तो वृक्षारोपण कर दिया जाए। सामुदायिक तौर पर अगर इनका विकास किया जाए, वहां के स्थानीय लोगों को दे दिया जाए जिम्मा, जैसे वनवासियों और स्थानीय समुदायों को वन संसाधन संबंधी अधिकार देने की भी बात इसमें की गई है। वनवासियों व स्थानीय समुदायों को वनाधिकार दिए जाएं। ये वनाधिकार असीमित नहीं होंगे, ये इतने होंगे कि उनका काम चल जाए, उनकी आय बढ़ जाए, लेकिन वनों को कोई नुकसान ना हो। और स्वार्थ ये रहेगा कि वो लोग अगर आय के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी देखभाल भी करेंगे, इसको नष्ट होने से भी बचाएंगे। जब कोई प्रोजेक्ट लगता है, कोई नई फैक्ट्री लगती है, तो देखिए कितना विरोध होता है, वनवासी विरोध करते हैं। और ये विरोध का कारण क्या है? क्योंकि उनके अधिकार छीनने लगते हैं। गवर्नमेंट इस पे कोशिश भी देखिए कर रही है, पर्यावरणीय पर्यटन स्थलों का विकास किया जाए। पर्यावरणीय पर्यटन का विकास किया जाए। इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से ये हर जगह बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में खास करके ये ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, पर्यावरणीय पर्यटन, इको टूरिज्म। तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो पैसा भी आएगा, संरक्षण में वो लग सकता है, लोगों को प्रकृति की गोद में रहने का अवसर भी मिलेगा और संरक्षण भी होगा। इसी में एक कॉन्सेप्ट और जुड़ सकता है, अगर संरक्षण के प्रयासों को आप धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दें, है ना, धार्मिक उपवन के तौर पर इनका विकास कर दें। पीपल का वृक्ष लोग इसलिए नहीं काटते क्योंकि उसमें बताया जाता है बचपन से कि अगर काटोगे तो उस पर एक बाबा रहते हैं, पटक देंगे उठा के, दोपहरी खड़ी दोपहरिया में सर केवल पटकेंगे, खोपड़ी फूट जाएगी, पागल हो जाओगे, पगलू टाइप के टायर लेके घूमोगे। नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम के पेड़ पे गावट मैया रहती हैं, ब्रह्मचारी बाबा बरगद पीपल पे रहते हैं। अगर धर्म से जोड़ा जाए तो धर्म से जोड़ने के बाद उसका नुकसान कोई नहीं करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा, साथ में एक सबसे बड़ी चीज ये होगी कि उसका पर्यटन स्थल के तौर पर, वाटिका के तौर पर इसका विकास किया जाए, धार्मिक वाटिका वहां पे बना दी जाए, जैसे पंचवटी स्मृति वन बना दिए जाए, है ना, नवरात्रि वाटिका बना दी जाए, पंचवटी स्मृति, नवरात्रि, ऐसे कई अन्य चीजों से जोड़ दिया जाए, नक्षत्र वाटिका बना दी जाए। तो इस तरीके के जुड़ाव से संरक्षण और पर्यटन दोनों चीज संभव हो पाएगी, दोनों चीज संभव हो पाएगी। गांव में भी जैसे शहरों में हरित पट्टी का विकास किया जाता है, तो ऐसे ही हरित पट्टिका गांव में बनाई जाए। गोमती नगर, इंदिरा नगर, मोहल्लों का विकास अच्छे से किया गया, तो वहां पे देखिए पेड़ पौधे बीच में सड़कों पे लगे हुए हैं, बीच में पूरा उनको डेवलप किया गया। चंडीगढ़ आप जाइए, वहां पर भी आपको मतलब एक प्लान्ड वे में, गांव में भी ऐसा किया जाए। ग्रामीणों की वैकल्पिक आय की व्यवस्था भी वनों पर कर दी जाए। वन आधारित
वैकल्पिक आय, ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे कुछ आय उनकी हो जाए और उनके देख रेख का जिम्मा उनको दे दिया जाए। मैकेनिज्म अच्छी होनी चाहिए, प्लान अच्छे से इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सारा काम तो क्या होता है, 5 जून आएगा, लोग 4 जून की रात में 11:59 पे 2-4 पेड़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगा देंगे और 5 तारीख की शाम तक फिर वो समाप्त हो जाएगा, फिर साल भर भूल गए। मंत्री जी भी एक आध फोटो खिंचा लेंगे, पेपर के फ्रंट पेज पे निकल जाएगी, कुछ रिकॉर्ड बना लिए जाएंगे कि 1 लाख पेड़ लगाए गए, बाद में वो पेड़ पानी के बिना मर गए, सूख गए पूरे, किसी को कोई मतलब उससे नहीं है। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। युवा वर्ग को इससे जोड़ा जाए, विद्यार्थियों को जोड़ा जाए, जितने विद्यार्थी उतने पेड़ घर में वो लगाएं, और जितने विद्यार्थी हैं उतने पेड़ वो स्कूल के प्रांगण में जब तक जगह है तब तक लगाएं। जितने टीचर हैं वो अपना एक एक पेड़ लगा के उसकी सेवा भी करें। लगा देने से ही दायित्व तो समाप्त नहीं हो जाता, तब मजा आएगा। सुझाव ऐसे दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, ये वन नीति में भी है कि युवाओं को इससे जोड़ा जाए, विद्यार्थियों को भी इससे जोड़ा जाए। को जोड़ा जाए और इस जोड़ने के बाद में क्या किया जाए कि लो भैया पेड़ एक लगा दो फिर भूल जाओ, ऐसा नहीं। उनसे कहा जाए कि इस पेड़ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, डेवलप करो इसको। बाकी विद्यार्थियों को जो वेटलैंड है, जो वन क्षेत्र हैं, जंगली जानवर हैं, वन्यजीव हैं, युवाओं को, इन दोनों को इसमें बताया जाए, उनका महत्व बताया जाए, तो वो घर पे जाके बताएंगे। छोटे बच्चों को जब समझा दो तो घर पे जाके उन्हें मम्मी पापा बताते हैं कि आज हमारे सर, हमारे मैम के द्वारा ये बताया गया है कि हमारी मैम कह रही थी कि पेड़ नहीं लगाओगे तो दिक्कत होगी, आगे फ्यूचर में कैसे सांस लोगे। तुरंत वो पता चलेगा कि वो 10 बार जब कहे तो एक पेड़ जिद करके वो लगवा ही देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, चल रहा है सब बढ़िया, तनख्वाह आ रही है, क्या करना है। और गवर्नमेंट भी उनको बाबू बना दी, अपना वो रजिस्टर बना रहे, फीडिंग कर रहे। प्राइमरी का टीचर और जूनियर का टीचर करे क्या, वो तो रात दिन फीडिंग ही कर रहा है, ऑनलाइन फीडिंग दे धड़ी धड़ा। मोबाइल पे 10 ऐप खोल दिए गए हैं, ये फोटो वो फोटो, पेड़ लगाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, ड्रेस पहनाओ, टाई लगाओ, रजिस्टर बनाओ, लगातार वो फोटो ही अपलोड करते रहते हैं। घर पे भी फोटो अपलोड करते रहते हैं, है ना। इस घर से निकलते हुए क्लिक एक फोटो, क्योंकि मैं घर से निकल रहा हूं। स्कूल पहुंचते साइन बनाते फोटो, बच्चों के साथ प्रार्थना करते, बच्चों को पानी पिलाते खिलाते, बाकी बहुत सारे क्रियाकलाप हैं वो सब करते, फोटो बस अपलोड कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उन पे जोड़ दीजिए। ये खाना पूर्ति वाली चीजें नहीं, जिसका लाभ मिले, कुछ प्रैक्टिकली ऐसा करिए। लेकिन ना गवर्नमेंट करने दे रही है और ना वो करना भी चाहते हैं। कहीं 10,000 स्कूलों में से एक स्कूल के मास्टर हैं जो पढ़ा रहे हैं और उनका नाम भी वो हो जाता है, वो अपना हर तरीके से एक्टिव हैं, तो उनको मॉडल बना के पेश कर दिया जाता है। इससे कुछ काम होने वाला नहीं है ना। बाकी कई लोग ना करना चाहते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, समस्या है उनके साथ, क्योंकि वो स्टाफ मतलब भर का है, वो बस फीडिंग बाबू बने हुए हैं। तो जो हमारी वन नीति है, इसका जो उद्देश्य है, ये आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। आप भी सुझाव देंगे तो यहीं से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संतुलित कैसे किया जाए, आपसे सुझाव मांगा जाए तो ये सारे सुझाव आप दे दीजिए, लिख दीजिए आंसर में। प्राथमिक तौर पर क्या है, वनों से आर्थिक लाभ प्राप्त हो? नहीं, प्राथमिक तौर पर है कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से वनों का कैसे उपयोग हो पाए। और सेकेंडरी है कि अब उसको बचाना है तो ग्रामीणों को दे दीजिए, वो आय का साधन भी हो जाएगा, तो थोड़ी लालच रहेगी तो वो पानी वगैरह डालेंगे, पशुओं से रक्षा करेंगे, किसी को उखाड़ के ले नहीं जाने देंगे, क्योंकि अपना लगाव भी हो जाता है। पेड़ को आप सही से लगाइए, डेली पानी डालिए, फिर आप 4 दिन घर पे नहीं रहेंगे तो आपको सबसे पहले याद आएगी उन पेड़ों की, हाय हमारे पेड़ क्या होगा। चाहे वो छोटे गुलाब के पेड़ कुछ भी हो, डहेलिया लगाया आपने, सीजनल पौधा है, आप जानते 2 महीने बाद वो बेकार हो जाएगा, उसको नष्ट हो जाना है, फूल भी नहीं देगा, लेकिन जब तक है तब तक आपको लगाव हो जाता है। तो जब किसी से ऐसा अटैचमेंट हो जाएगा, जैसे इसमें बात हो रही युवाओं को जोड़ने की, ग्रामीणों को जोड़ने की,
है ना, वन क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वनवासी, उनको जोड़ने की, फिर धार्मिक मान्यताओं से जोड़ने की। तो ये सारी चीज़ें, इमोशंस से जब कोई चीज़ जुड़ जाती है तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक रिश्ते आर्थिक होते हैं, जब तक रिश्ते स्वार्थप्रद होते हैं, तब तक त्यागना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब रिश्ते भावनाओं से जुड़ जाते हैं, जब आपको अनुभूति होने लगती है कि पेड़ सूखेगा तो कैसा लगेगा, प्यासा पेड़ आपको दिखता है, पानी नहीं मिलेगा तो जैसे आप प्यासे होते हैं, तो आप उसकी चिंता फिक्र करने लगते हैं। तो सारे लोग तो ऐसे नहीं हो सकते, कुछ पर्यावरण प्रेमी हैं, वो भी फोटो खिंचाने के चक्कर में अपना ये सब करते रहते हैं, एनजीओ उनके चल रहे हैं। लेकिन जन जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, इसको अच्छे से लिखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि प्रदेश में वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण पर एक प्रश्न आप लिखिएगा, वन्य जीवों के संरक्षण पर एक लिखिएगा। बाकी इसमें अगर किसी पार्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट, तो आप उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे आर्द्र भूमि पे पूछ लिया जाए, तो आप 10 आर्द्र भूमि की लिस्टिंग तैयार कर लीजिएगा, करंट अफेयर में जो आप पढ़ते रहते हैं। अगर आपसे टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ लिया है, तो चारों टाइगर रिजर्व में जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, 125 शब्दों का प्रश्न वहाँ से तैयार हो जाएगा। बाकी समग्र रूप से पूछा जाता है तो आप सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मेंशन करते हुए लिखेंगे। सुझाव सबसे अच्छा देंगे जिसमें वन नीति में जो बातें कही गई हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा रहा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, लेकिन उसके पहले इसको लिख डालिएगा, इसको टंकित कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने शब्दों में, अपने नोटबुक में। थैंक यू सो मच।